हम लोग आगे चलेंगे मैसूर में। तो उससे पहले बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। वहाँ पे एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली अंग्रेजों को, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद 1760 में अयरकूट ने फ्रांस को हराया। अयरकूट ब्रिटेन के एक सैन्य प्रभारी, जिन्होंने फ्रांस के काउंट दे लालू को हराया 1760 में। तो यहाँ पे एक कुशल रणनीति काम आई। उसके बाद 1764 में सैन्य बल के दम पे, ठीक है, बक्सर के युद्ध में हराया। वहाँ पे मुगल भी हार जाते पूरी तरह से। अब ये साबित हो गया है कि भारत का असली शासक कौन होगा, कौन भारत की शासन व्यवस्था को आगे चलाएगा, ठीक है। तो इनके पास कूटनीति भी थी, इनके पास सैन्य पावर भी था। तो ये पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब अगला नंबर आता है मैसूर का। मैसूर में क्या होता है कि इससे पहले बैकग्राउंड में ये चल रहा होता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? इसको राक्षी तामणी या तालीकोटा बोलते हैं। 1565 में ये युद्ध हुआ था। 1565 में ये युद्ध हुआ था। ये बैकग्राउंड बता रहे हैं मैसूर का। जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद विजयनगर एम्पायर हार जाता है। किससे होता है? डेक्कन सल्तनत से होता है। डेक्कन के सुल्तानों से होता है ये युद्ध। और इसलिए विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। विजयनगर एम्पायर वही एम्पायर है जो हरिहर बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक। ये विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य था। विजयनगर का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, काफी विशाल साम्राज्य था। और इसके टूटने के बाद, इसके खत्म होने के बाद छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे वंश निकल के आते हैं। और उनमें से एक वंश होता है वोडेयार का। वोडेयार का एक वंश निकल के आता है। यहाँ पे जो राजा होते हैं वो होते हैं चिक्का कृष्णराज। लेकिन ये कोई राजा मतलब ऐसे नहीं होते हैं, बहुत पावरफुल नहीं होते हैं। ये पपेट होते हैं। किसके? नंजाराज के और देवराज के दोनों भाई होते हैं, इनके पपेट होते हैं। ये जो कहते वही होता है। तो राजा रियल यही होते हैं दोनों, लेकिन इसको रूल कर रहे होते चिक्का कृष्णराज रूल कर रहे होते, जो कि एक पपेट होते हैं नंजराज के और देवराज के, एक पपेट होते हैं, ठीक है। और इसी नंजराज और देवराज के सैन्य में एक हैदर अली होते हैं जो घुड़सवार होते हैं। हैदर अली एक घुड़सवार होता है, ठीक है। ये नंजराज और देवराज के सेना में होता है। इसके बाद क्या होता है कि वोडेयार डायनेस्टी, जो वोडेयार वंश होता है, उसमें निजाम और मराठा अटैक करते हैं। निजाम और मराठा अटैक करेंगे वोडेयार डायनेस्टी को। और यहाँ पे चिक्का कृष्णराज इतना पावरफुल तो साबित नहीं होते हैं। और उस टाइम तक हैदर अली के पास सेना की काफी पावर आ जाती है। और उसके बाद कूटनीति भी होती है, वो एक अच्छा शासक भी होता है। और ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए, ये अवसर जब उसको मिलता है तो वो आगे आ जाता है, ठीक। वो एक बेटर लीडर साबित होता है। और ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में वो यहाँ का राजा बन जाएगा, मैसूर का राजा बन जाएगा, ठीक है। जब मैसूर को पूरी तरह से हथिया लेगा हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान का बाप, ठीक। अब हैदर अली ने कुछ काम किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है सेना का कारखाना बनाया। और हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों की फ्रांस से बहुत बनती है, फ्रांस से काफी अच्छे रिश्ते होते हैं। तो सेना का कारखाना बनाया डिंडीगुल में। डिंडीगुल कहाँ है? तमिलनाडु में। सेना का कारखाना बनाया कहाँ पे? डिंडीगुल, तमिलनाडु में, ठीक है। और अपनी सेना को पश्चिमी पद्धति मतलब वेस्टर्न मॉडल पे पश्चिमी पद्धति पे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अंग्रेजों को हराना है, अगर पश्चिम को हराना है, तो पश्चिम की तरह सोचना पड़ेगा, पश्चिम की तरह ही हमको अपने सेना को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी उनको हम हरा पाएंगे, ठीक। तो एक सेना का कारखाना बनाया जाएगा और पश्चिमी पद्धति के बेसिस पर यहाँ पे सेना को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी समय माधवराव, अब हमने बताया कि जो वोडेयार डायनेस्टी था, उस वोडेयार डायनेस्टी के समय में ही मराठा और निजाम ने अटैक किया था। तो वोडेयार डायनेस्टी में जो विवाद कर्नाटक वाले क्षेत्र में और मराठा वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बना रहा।
हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। तो जब हैदर अली बड़ियार डायनेस्टी खत्म हो गई, हैदर अली ने रूल करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे भी मराठा ने अटैक किया था हैदर अली को, और हैदर अली को हराया भी था। ठीक है, माधव राव ने हैदर अली को हराया था, 3-4 बार हराया था। 1764 से लेकर 1771 के बीच में 3-4 बार हराया था हैदर अली को माधव राव ने। लेकिन और काफी हिस्सा हथिया लेता है माधव राव, जो है हैदर अली का साम्राज्य का जो हिस्सा होता है, काफी एरिया होता है, वो हथिया लेता है। लेकिन जब माधव राव की डेथ हो जाती है तो हैदर अली सारा छीन लेता है। ठीक है, इसके बाद अब इसी के बाद अब शुरू होता है एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है। अब यहाँ पे होता यह कि अब ब्रिटेन एक देखता है कि अब हैदर अली बहुत पावरफुल तो रह नहीं गया, क्योंकि मराठा कई बार अटैक कर चुके होते हैं, तो इसको नजर आता है कि हम हैदर अली को हरा देंगे और हम मैसूर को हथिया लेंगे। तो निजाम, मराठा और अंग्रेज, मैंने बताया निजाम मराठा अक्सर वोडियार डायनेस्टी पे अटैक कर रहे होते हैं, और जब हैदर अली आता है तभी उन लोग की नजर होती है कि हैदर अली किसी तरह से वो हार जाए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। निजाम, मराठा और अंग्रेज ये तीनों मिलकर के अटैक करते हैं हैदर अली के अगेंस्ट। इन लोग अलायंस बना लेते हैं कि हम लोग हैदर अली को हराएंगे। लेकिन हैदर अली ने कूटनीतिक चाल चलता है, क्या कि निजाम को अपनी तरफ मिला लेगा, और मराठा किससे जो जमीनें छीने होता है, जो छीना होता है माधव राव जो छीनता है, उसके बाद हैदर अली छीनता है, वो सब बोलता है कि हम लोग को वापस कर देंगे। तो कूटनीतिक चाल चल के निजाम और मराठा को अपने तरफ मिला लेगा, अपने पाले में मिला लेगा। ठीक है, और अंग्रेज पड़ जाएंगे अकेले। तो अंग्रेज की बहुत बुरी हार होती है, अंग्रेजों की बहुत बुरी हार होती है। अब कौन सी संधि साइन होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि साइन होगी, मद्रास की संधि साइन की जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हैदर अली जीत जाता है, हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किस संधि में किस युद्ध के बाद हैदर अली जीतता है, तो एंग्लो मराठा फर्स्ट वॉर में हैदर अली जीत जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि वैरेन हेस्टिंग आ जाएंगे, वैरेन हेस्टिंग आ जाएंगे। वैरेन हेस्टिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये जब आएंगे, अब इनके समय में एंग्लो मैसूर वॉर होगा। एक भी सवाल आता है कि एंग्लो मैसूर वॉर किसके समय में होगा, एंग्लो मैसूर वॉर किसके समय में होता है? तो वैरेन हेस्टिंग के समय में होता है। अब क्या होगा? हाँ, तो अब जैसे कि यहाँ हैदर अली जीत गया था, हैदर अली जीत गया था, तो ये साबित हो गया कि हैदर अली काफी पावरफुल है। अब क्या होगा? निजाम मराठा अब आ जाएंगे हैदर अली के साथ, निजाम मराठा आ जाएंगे हैदर अली के साथ और लड़ेंगे ब्रिटेन से। लेकिन अब ब्रिटिशर्स काफी चालाक हो जाते हैं, बहुत वो हो जाते हैं कि कभी भी लोग धोखा दे सकते हैं। और इसी हैदर अली यहाँ पे क्या करते हैं, आरकोट एक जगह होती है, आरकोट एक जगह होती है, वहां उसको कैप्चर कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है और कर्नल बेली को हरा देता है। कर्नल बेली को हरा देगा पूरी तरह से, कर्नल बेली को बहुत बुरी तरह से हरा देगा। लेकिन फिर यहाँ पे कौन आता है? अयरकूट। अयरकूट कौन है? वही है जिसने बैटल ऑफ वंडीवास में काउंट दे लाली को हराया था। ठीक है, काउंट दे लाली को हराया था किसने? अयरकूट ने। तो ऐसे में लोग याद कि लाली को कूट दिया था, लाली को कूट दिया था। लाली कौन किसका था? सैन्य कमांडर था फ्रांस का, उनको हरा देता है। अब यहाँ पे अयरकूट हैदर अली को भी हरा देगा, यहाँ पे अयरकूट हैदर अली को हरा देगा। कहाँ पे? पोर्टो नोवो में। ठीक है, जिसको अब क्या बोलते हैं? पोलीपुर और सेलिमपुर, जिसको अभी बोलते हैं पोलीपुर और सेलिमपुर। तो सवाल ये आता है कि किसने हैदर अली को हराया था? तो हैदर अली ने काउंट दे लाली को भी हराया था और अयरकूट ने काउंट दे लाली को भी हराया था वंडीवास के युद्ध में, और हैदर अली को भी हराया था एंग्लो मैसूर वॉर में, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हराया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अब बन जाएंगे कौन? वैरेन हेस्टिंग बन जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हेस्टिंग बन जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस टाइम एंग्लो मैसूर वॉर होता है सेकंड वाला। इस टाइम क्या होता है कि निजाम मराठा को लगता है कि हैदर अली बहुत पावरफुल है, क्योंकि हैदर अली पहले बैटल में हरा चुका है अंग्रेजों को। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? निजाम मराठा और हैदर अली से मिलेंगे और सोचेंगे कि हम अंग्रेजों को हरा देंगे। और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है कि वो आरकोट को कब्जा कर लेंगे और कर्नल बेली को मार देंगे। ठीक, लेकिन फिर सीन में आए थे कौन? सर अयरकूट। सर अयरकूट कौन होते हैं? वही होते जो काउंट दे लैली को हराते हैं बैटल ऑफ वंडीवास में।
बंदीवास के युद्ध में हराते हैं, ठीक है। लेकिन वही लोग मतलब सर अयरकुट यहाँ भी आएंगे और हैदर अली को हरा देंगे। कहाँ पे? पोर्टो नोवो में हरा देंगे, ठीक। अब इसके बाद कौन सी संधि साइन होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1782 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये संधि होती है। और इसी बैटल के बाद हैदर अली की डेथ हो जाती है, हैदर अली मर जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हैदर अली की स्टोरी खत्म हो जाएगी। हैदर अली मतलब हार्ट हो जाते हैं पोर्टो नोवो पे, लेकिन मरता नहीं है वो, ठीक है, वो कैंसर से मरता है। तो अगर ये सब ऑप्शन में कभी आ जाए कि हैदर अली किल्ड बाय सर अयरकुट, तो गलत होगा। हराया था, मरा नहीं था, ये मरा था कैंसर से मरा था, ठीक है। इसके बाद अब इस लड़ाई को आगे कौन चलाएगा? टीपू सुल्तान। तो 82 में तो संधि साइन हो जाती है, लेकिन 2 साल लड़ाई और चलती है अभी, ठीक है। अब तीसरे से आ रहेंगे टीपू सुल्तान, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट वाले, स्थायी बंदोबस्त वाले। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसके समय में क्या हुआ था, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस बन जाएंगे गवर्नर जनरल, ठीक है। और मराठा निजाम और अब क्या करेंगे? तो मराठा ने अपना पाला चेंज कर लिया, मराठा निजाम और ब्रिटिश अब साथ में आ जाएंगे। मराठा निजाम और ब्रिटेन एक साथ लड़ाई करेगा, किससे? टीपू सुल्तान से, ठीक है। पहले ये लोग साथ में थे, किसके? हैदर अली के साथ में थे, लेकिन फिर धोखा दे देंगे, साथ आ जाएंगे ब्रिटेन के। अब ये लोग टीपू सुल्तान से लड़ाई करेंगे, ठीक है। और टीपू सुल्तान कौन था? इसने कुछ चीजें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। इसकी राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम में थी, श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी। और यहीं पे अभी तीसरा जो संधि साइन होगा ना, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ही साइन होगा, श्रीरंगपट्टनम में ही साइन होता है, ठीक है। तो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। इसने विदेशों में दूतावास बनाया था, ठीक है। एम्बेसीज बनाई थी दूसरे कंट्रीज में, जैसे फ्रांस हो गया। रॉकेट प्रौद्योगिकी का इसको प्रेरणा माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ रॉकेट इंजीनियरिंग इसको माना जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी का प्रेरणा, ठीक है, माना जाता है, फादर ऑफ रॉकेट इंजीनियरिंग। और बल्कि इस चीज को मेंशन किया है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक में मेंशन किया है, मीन्स ऑफ फायर में, कि टीपू सुल्तान के जो वहाँ पे खुदाई होती है, तो ये सब रॉकेट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। कई सालों बाद जब खुदाई होती है, तो इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाए गए थे बाद में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया था, जैकोबिन क्लब। फ्रांस को सपोर्ट करते थे ये लोग, ठीक है। जैकोबिन क्लब बनाया था, ठीक है, ठीक। और वो जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो कॉन्सेप्ट था फ्रेंच वाला, फ्रांस रेवोल्यूशन में जो आया था, तो वो सब चीज़ों को ये वो करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे। और उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में, ठीक। तो ये हुआ। हाँ, तो अब यह चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होगा, 3 हो गया। और हमने बताया कि ट्रिक क्या थी? मैड मास्टरी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तीसरे युद्ध के बाद जो संधि साइन होगी उसका नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम वही है जहाँ पे स्वतंत्रता का पेड़ लगाया था टीपू सुल्तान ने, और अपनी राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, और उसकी डेथ भी वहीं पे होती है। अब चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जब होगा, अब इस टाइम टीपू सुल्तान तो बहुत वीक हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद 2 ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दो और एक पपेट बन के रहो अंग्रेजों का, या फिर लड़ाई करो, खत्म हो जाओ, ठीक है। तो उसने चूज करता है कि भाई लड़ाई करे और मर जाता है। और लॉर्ड वेलेस्ली, इस टाइम कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये सवाल आ सकता है, आया भी है कि लॉर्ड वेलेस्ली मतलब टीपू सुल्तान किसके समय मरा था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। तो ये खत्म हो गया टीपू सुल्तान, और मैसूर पूरा खत्म। अब मैसूर खत्म होने के बाद क्या होगा?
वोडियार डायनेस्टी, वोडियार जो वंश था उसको दोबारा स्थापित कर दिया जाता है, दोबारा स्थापित कर दिया जाता है। और कृष्णा राजा थर्ड को राजा बना दिया जाता है, पपेट राजा बना दिया जाता है। ये हो गया पूरी मैसूर की स्टोरी। अब आगे चलते हैं एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर तो पहले ध्यान दो कि 1761 की युद्ध हो चुका, 1761 का युद्ध होता है, हम लोगों ने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर 1760 में बैटल ऑफ प्लासी में जो है अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके बाद 1761 में वंडीवाद का युद्ध होगा, 1760 में वंडीवाद का युद्ध होगा, जहाँ पे सर अय्यरकूट काउंट द लैली को हराएंगे और फ्रांस की स्टोरी खत्म हो जाएगी वहां से, ठीक है। फिर 1761 में क्या होगा, सोने पे सुहागा होगा कि अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को बहुत बुरी तरह से हराता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देगा और मराठा काफी कमजोर हो जाएंगे। जब मराठा बहुत कमजोर हो जाएंगे ना तो अंग्रेजों को हराना फिर आसान हो जाएगा। जहां भी कमजोरी होती है, जिस भी समाज में, जिस भी वंश में, जिस भी परिवार में जब कमजोरी आ जाती है ना तो लोग पैसे के लिए और सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे वही होता है, 1761 के बाद बहुत मराठा कमजोर हो चुके हैं। अब पहला एंग्लो मराठा वॉर जो होगा ये समकालीन होगा, किसके, एंग्लो मैसूर वॉर के समकालीन होगा। इस टाइम वॉरेन हेस्टिंग होता है और मैं बताया था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय भी हेस्टिंग ही होता है। हेस्टिंग दो फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं, पहला एंग्लो मराठा वॉर भी शुरू हो गया है और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है, दोनों फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है। ये महाराष्ट्र में चल रहा है और ये कर्नाटका के साइड में चल रहा है। तो इस टाइम ट्रीटी ऑफ सूरत होती है 1772 में। जब ट्रीटी ऑफ सूरत होती है तो रघुनाथ राव नहीं चाहते हैं कि मेरी पोजीशन वीक हो, तो जाते हैं अंग्रेज के पास, कहते हैं कि भाई हमको सपोर्ट करिए, हम आपको जो है सालसेट और बेसिन का एरिया आपको दे देंगे। तो सालसेट और बेसिन का एरिया का वादा करते हैं अंग्रेजों को देने के लिए, ठीक है। और इस बात में मतलब दोनों राजी हो जाते हैं और ये ट्रीटी जो होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में रघुनाथ राव ब्रिटेन के लिए वो करते सपोर्ट करते हैं और ब्रिटेन सपोर्ट करता है रघुनाथ राव को कि हम आपको क्षेत्र देंगे सालसेट और बेसिन का और ब्रिटेन क्या देगा, सोल्जर्स देगा रघुनाथ राव को लड़ाई करने के लिए, ठीक है। अब इस ट्रीटी ऑफ सूरत को अपोज करते हैं कौन, ब्रिटिश काउंसिल अपोज करता है, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल जो कलकत्ता ब्रिटिश काउंसिल होती वो अपोज करता है, कलकत्ता ब्रिटिश काउंसिल अलग एक बॉडी होती वो अपोज करता है कि ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये कुछ अंग्रेज अपनी अलग बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है 1776 में, कहते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत गलत है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है, कोई वो इफेक्ट में नहीं आता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 76 में आया था, ठीक है। अब आएगा ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव में ये बोला जाता है कि अंग्रेजों ने जितनी भी जगह जो है कब्जा की थी सारा वापस करो, सालसेट बेसिन और जितना भी क्षेत्र कब्जा किया सारा वापस किया जाए। ट्रीटी ऑफ वडगांव में ये साइन होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वॉरेन हेस्टिंग तो मानेगा नहीं, वॉरेन हेस्टिंग मानता नहीं है तो और वो चढ़ाई कर देता है और वार होती है, युद्ध होता है और उसके बाद जो संधि साइन होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सल्वाई। तो हमने बताया कि वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम गवर्नर जनरल होता है, रिपीट कर रहे हैं हम। और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है। ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या होता है, रघुनाथ राव ब्रिटेन के पास जाता है, कहता है भैया हम जो है हमसे गद्दी छीन ली जाएगी तो आप हमको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करें। अगर हम पोजीशन में रहें तो हम आपको सालसेट और बेसिन का क्षेत्र दे देंगे। तो ब्रिटेन कहता है ठीक है, आप तो हमको सालसेट बेसिन का क्षेत्र दोगे, हम तुमको 2,500 सोल्जर्स दे देंगे, 2,500 सोल्जर्स दे देंगे ताकि तुमको जो है लड़ाई करने में काम आए। ये जब संधि साइन होती है तो इसका नाम पड़ा था ट्रीटी ऑफ सूरत 1772 में। और ब्रिटिश काउंसिल अपोज करती है कि नहीं ये जो संधि साइन है ये गलत है, ठीक है। तो वो कहते नहीं ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया जाए, लेकिन इस ट्रीटी का कोई इफेक्ट में नहीं आता, ये कोई काम की ट्रीटी नहीं होती है, मतलब ये इसका कोई मतलब नहीं होता इस ट्रीटी का। तो ये ट्रीटी साइन तो होती है लेकिन इफेक्ट में नहीं आती है। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होगा 1779 में, जहाँ पे अंग्रेजों से बोला जाता है जितनी भी जगह कब्जा आपने किया है सारा जगह छोड़ दो, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग अपोज करता है, कहता नहीं हम इतने आसानी थोड़ी जगह छोड़ देंगे। और इसके बाद वो चढ़ाई कर देता है
अपने सैनिक के साथ, सेना के साथ चढ़ाई कर देगा, और उसके बाद जो संधि साइन होती है उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सलबाई, सलबाई की संधि। ऐसे भी याद रखूं, साल बाई साल 82, साल बाई साल 82, साल बाई साल 82, ये भी याद करने का ट्रिक है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत बार सवाल आता है कि सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है सवाल, ठीक है। तो एक ट्रिक बनाई थी मैंने कि सूरत पार गांव है भाई का। कौन भाई? सलमान भाई। सूरत पार गांव है भाई का, ठीक है। सूरत पार है गांव भाई का। सूरत मतलब ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत। उसके बाद सेकंड पुरंदर, पार मतलब पुरंदर, पार का मतलब पुरंदर, ठीक है। और गांव का मतलब बड़गांव, गांव का मतलब बड़गांव, और भाई मतलब साल भाई या साल भाई। आप साल भाई को साल 82 से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू होता है। अब तो मराठाओं में आपसी में सब गुटबंदी चल रही कि हम राजा बन जाए, हम राजा बन जाए, हम राजा बन जाए, ठीक है। इस वजह से मराठा बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर एकजुट होगी तो कमजोर ना पड़ते। इस टाइम बाजीराव सेकंड बन जाते हैं मराठा, जो कि बहुत काम के नहीं होते। बाजीराव सेकंड बनते जब पेशवा, तो बहुत काम के नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बेसिन इनके समय में साइन होता है 1802 में। 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन वो होता है, साइन होता है। देखो मराठा और मैसूर में यही डिफरेंस है, मराठा एकजुट नहीं रहते हैं, तो इस वजह से अंग्रेजों को हराना, अंग्रेज मराठा को आसानी से हरा ले जाते हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत कूटनीति से। लेकिन मैसूर में भले वो कम होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन लड़ाई करते लास्ट तक, ठीक है, बिखरते नहीं है, और राजनीति का शिकार नहीं होते। यहाँ पे सब राजनीति के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा एंग्लो मराठा वार जब होता है, तो उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग आता है, लॉर्ड हेस्टिंग आ जाएगा। उस टाइम कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग। मराठा के टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग आएगा। और जो पिंडारीज होते हैं ना, पिंडारीज जो होते हैं वो मराठा के सोल्जर्स होते हैं। पिंडारीज मराठा की सैन्य शक्ति को मतलब लगभग 60 से 66% लोग तो पिंडारीज ही होते हैं। पिंडारीज मराठास के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब मराठा बहुत कमजोर रहते हैं ना, तो बेचारों को सैलरी तक नहीं दे पाते हैं, ठीक है, सैलरी तक नहीं दे पाते हैं। और इसी का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एंग्लो मराठा वार भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है अंग्रेज पूरी तरह से मराठा को हरा देंगे। तो ये पूरी स्टोरी थी मराठा की। मराठा और मैसूर हो गया।